हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज अपन आ गए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर को लेकर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अपने चैप्टर का नाम है, चैप्टर सेकंड, लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आज अपन शुरू करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को और बेहद ही मजा आने वाला है इसको करने में। तो आप सभी तैयार रहें, अपने अपने पेन कॉपी उठाएं और भाई लग जाएं मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपन को 11th क्लास का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी विशेष तौर पे एक पार्ट आता है जो आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी ऐसा चैप्टर है जो इसमें भर भर के काम आने वाला है आपके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्लास 11th का वर्क पावर एनर्जी का कुछ पार्ट जो अपने इस चैप्टर में काम आने वाला है उसको एक बार करा देता हूं। आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर पढ़ा है तो इसका जवाब दें कि ये क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के डालें। इसको अपन कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्स में आता है भाई वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव को ही अपन प्यार से एक्सटर्नल बोल देते हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। वहीं 11th में एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट अपने को बताया जाता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब भाई यहां से कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू उठा के रखेंगे यहां पे, तो नेगेटिव टाइम्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे ये प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर निकाल के लाते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आता है। अब भाई यदि अब होता है वेरी स्लो वर्क किया जाए, एक टर्म आती है कि मुख्य तौर पे जो मेन फॉर्मूला है वो भाई ये होता है, मेन फॉर्मूला ये है। लेकिन अब इसमें अपन को पढ़ना होता है स्लोली, वर्क डन स्लोली। स्लोली का मतलब है कि वर्क अपन को कैसा करना होता है, धीरे धीरे। धीरे धीरे करने से क्या होगा, क्या होगा भाई धीरे धीरे करने से, तो धीरे धीरे करने से वेलोसिटी हो जाएगी भाई कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो भाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। यानी कुल मिला के अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, ये डेल्टा के तो भाई हो गया ना 0। कैसे, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया 0, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो अपने पास आंसर आएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और भाई असल में मुझे तकलीफ है इसी बात से कि ज्यादातर किताबें इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को यहीं से शुरू करती हैं। जब भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो ज्यादातर किताबों में यहां से शुरू किया हुआ है, और मुझे तकलीफ है इस बात से कि भाई इससे पहले का आप क्यों नहीं समझा रहे, क्योंकि यहां से आप सीधा, इसका मतलब क्या है, आप फिजिक्स को रटवाना चाहते हो क्या। रटना नहीं है, समझना है। और समझना कैसे है, तो भाई ये 11th से निकल के आती है ये लाइन, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। असल में वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0, क्योंकि जो वर्क डन किया जाता है वो स्लोली होता है।
स्लोली होने से क्या होगा, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो बदले नहीं, और चेंज क्या होगा, बदलना, यानी चेंज तो आएगा नहीं। तो भाई अब मैं आपको बता दूं, आपका चैप्टर शुरू होता है यहां से, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई इस चीज को भी सबको समझाना चाहिए। एक बार इसे नोट करें। चलिए भाई, तो असल में ये जो अपन ने वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो लिखा है, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कौन सा वाला है, तो इसको एक बार मैं डिफाइन कर दूं, ये है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। असल में ये संरक्षी बलों के विरुद्ध किया हुआ कार्य ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे वर्क डन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इस चैप्टर की शुरुआत करवाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अच्छा टॉपिक है, अच्छा सवाल बन के आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, यूनिट के बजाय आप टेस्ट चार्ज करो, टेस्ट चार्ज अच्छा शब्द है और जो काम भी आएगा। ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a given point in electrostatic field, an electrostatic field of another charge slowly is stored in form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को अनंत से लेकर आए और किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख लाएं, तब तक उसको लाने में जो कार्य किया जाता है भाई, वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन इसको एक अच्छे डायग्राम के साथ इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई ये है पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज, ये है इनफाइनाइटी, और यहां से किसी एक टेस्ट चार्ज को मैं उठा के ला रहा हूं भाई इसके फील्ड में, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, पॉजिटिव क्यू चार्ज को, और इसका नाम है टेस्ट चार्ज। होगा क्या भाई, होगा क्या, ये है स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज। अब सुनो होगा क्या, मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहा हूं अनंत से, और इसके फील्ड में, बड़े वाले सोर्स चार्ज के फील्ड में, सपोज दैट ये है भाई गुंडा, भाई बड़ा गुंडों का राजा, और ये कोई छुटकैया डॉन जो अभी बन के आया है नया नया, और ये इसको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि वो बहुत दबंग राजा है और वो बहुत ज्यादा पीटते हैं, और अगर मैं इसको पकड़ के इनके क्षेत्र में लाऊंगा तो ये प्यार से तो आएगा नहीं, ये कहेगा नहीं नहीं उधर मत ले जाओ, मुझे पीटेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि जब मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के इधर लाऊंगा, तो कहीं बीच में मैं इस पे कर रहा हूं स्टडी, तो इसमें इधर की तरफ लगेगा एक फोर्स जिसे अपन कहते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
किसकी वजह से आएगा भाई? पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से। पहला चैप्टर अभी पढ़ के आए, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, कहीं कहीं यहाँ पे था, उस समय पे हमने देखा इस सोर्स चार्ज का जो फोर्स कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे दूर भगा रहा था और इसको इधर लाने में हमें इसके अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ रहा था, इसलिए हम कर लगा रहे थे भाई एफ एक्सटर्नल। और असल में हम देखें तो भाई जो एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और एफ एक्सटर्नल यहां से हम निकाल के ला सकते हैं, क्या आएगा भाई? के क्यू नॉट अपॉन में, इमेजिन कर लो भाई इन दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर। भाई पहले चैप्टर में यही तो पढ़ाया जाता है, एफ एक्सटर्नल का मतलब एफ इलेक्ट्रिक, और एफ इलेक्ट्रिक का वैल्यू अपन जानते हैं कूलाम फोर्स है ना, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, इसको चलो क्यू, और मैं कलर्स का यूज करता हूं जिससे आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। कुल मिला के आप थीम को समझो भाई। देखो ये है बड़ा डॉन चार्ज और ये है छुटकू डॉन। इसको उठा के जब इसके पास लाएंगे तो ये प्यार से आएगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि सरदार बहुत पीटेगा, और सरदार बहुत पीटेगा इसका मतलब ये दूर भागने का प्रयास करेगा। किसकी वजह से भाई? कूलाम फोर्स की वजह से। दो चार्जेस के बीच में लगता है कूलाम फोर्स। इसको लेकर आने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल। खींच के लाएंगे तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स जब इसके बराबर हो जाएगा एक समय पे, तो हमें एक्सटर्नल इससे ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को मोशन में तो तभी ला पाएंगे ना जब उसमें ज्यादा फोर्स देना होगा। लेकिन कुछ समय बाद, एक बार झटका लगने के बाद, फिर यदि हम एफ इलेक्ट्रिक के बराबर भी फोर्स दें तो उससे भी ये चल के आ जाएगा। ये थोड़ी अपर नॉलेज थी याद रखने के लिए, क्योंकि न्यूटन का नियम कहता है कोई भी वस्तु तब तक गति नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन यदि उसके इक्वल एंड अपोजिट, बहुत से लोग बात बना देते हैं, बहुत से टीचर्स भी उंगली उठा देते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं कि भाई एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक दोनों इक्वल है तो चल कैसे गई, ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आई? अरे भाई ये बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन, ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कैन अप्लाइड ऑन इट। यानी भाई अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा भी दिया है तो इसको एट फर्स्ट मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा दिया गया होगा, ज्यादा देंगे तभी तो चलेगा। और चलने के बाद फिर यदि आप एफ इलेक्ट्रिक के बराबर भी दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। अब इसको जब हम लेकर आ रहे थे तो हमने एक्स डिस्टेंस पे इसकी स्टडी की और मैंने देखा एक्स डिस्टेंस पे ये dx एलिमेंट मैंने कट किया, dx एलिमेंट मैंने कट किया और इसके ऊपर अब अभी अपन स्टडी करने वाले हैं। एक बार आप इस चित्र को बनाइए और इस डेफिनेशन को लिखिए, क्योंकि स्लाइड में जगह नहीं है, आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई अब समझते हैं इसका डेरिवेशन, जो कि पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य ही तो भाई संचित होता है ऊर्जा के रूप में, और अपन पढ़ के आ रहे हैं एनर्जी। एनर्जी के रूप में स्टोर कौन होता है? वर्क डन। तो भाई ये होगा dw। क्यों? एफ डॉट dx। भाई देखो मेरी बात सुनो, फोर्स खूब बड़ा सा है, लेकिन अपन dx पे बात कर रहे हैं, छोटे डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, छोटी सी दूरी में किया गया कार्य निकाल के पूरे रास्ते का कार्य अपन निकाल लेंगे। तो छोटे से एलिमेंट का जब अपन कार्य निकालेंगे तो कार्य भी तो छोटा सा ही आएगा भाई, वर्क भी तो छोटा ही होगा, स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल वर्क होगा। अब भाई ये dw है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा भाई dw का हो जाएगा w एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का है तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा भाई dx। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, बहुत अच्छा सा सुंदर सा जवाब लाएंगे इसका। अपन इसको ऐसे खोलते हैं एफ dx cos थीटा।
डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो cos थीटा आता है। अब थीटा क्या ले, बड़ी समस्या होती है कि थीटा इसमें क्या लेना है। बहुत कहते हैं कि फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है 0 डिग्री, जबकि मैं कहता हूं भाई 0 नहीं लेना। आप अपने dx की डायरेक्शन तो देखो आपने किधर लिया, x आपने इधर माना है तो dx आपका हुआ इस साइड में और फोर्स हुआ आपका इस साइड में, तो थीटा आएगा 180 डिग्री। यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकल के आएगा माइनस एफ डी एक्स और माइनस को बाहर ले चलते हैं और एफ डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर रख लेते हैं। अब यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपन निकालें, माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन एफ। अब ये एफ भी कौन सा होगा भाई, एक्सटर्नल, क्यों, क्योंकि अपन एक्सटर्नल फोर्स का ही तो वर्क डन देख रहे हैं, तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू अपने पास गिवन है, के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। इसको अभी मैं और सुंदर दिखाता हूं, चित्र की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अब सुनिए आगे की कहानी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस के क्यू नॉट, ये सारे कांस्टेंट है बाहर चले जाएंगे, के क्यू नॉट, अंदर बचेगा भाई इंटीग्रेशन के अंदर 1 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक्स स्क्वायर को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2, और चलिए इधर करके बता देता हूं, 1 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसको मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो एक्स की पावर -2 डॉट डी एक्स, और इसको जब खोलेंगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और इस पे लिमिट लग जाएगी जो भी होगी। इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई अब अपन करते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स माइनस के क्यू नॉट, और 1/x स्क्वायर का क्या खुलेगा भाई, x की पावर -2 + 1 अपॉन में x -2 + 1, और यहीं से अपन लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या थी भाई, चित्र को आप देख लेना, मैंने तो मिटा दिया है। अपन लेके कहां से आ रहे थे, इनफाइनाइट से लेकर कहां तक जा रहे हैं, आर डिस्टेंस तक, तो भाई लिमिट लगेगी इनफाइनाइट टू आर। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस के क्यू नॉट, अंदर बचेगा भाई x की पावर -1 अपॉन में -1, और लिमिट वही, एक बात बताऊं, ये माइनस साइन इसको कैंसिल कर देगा, बाहर जाके कर देगा, अंदर बचा भाई, वापस से इसको चलिए यहां कर देते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर के क्यू नॉट, अंदर बचा है भाई एक्स की पावर -1, इसको अपन 1/x कर लें वापस, 1/x, और इस पे लिमिट इनफाइनिटी टू आर। कैसे किया, x की पावर -1 बचा है, इस 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 को डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं है, तो ये x की पावर -1 को जब नीचे लेकर जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगा। इसको भी एक बार उधर समझ लेते हैं, चैट बॉक्स में एक बार इसको भी समझेंगे। तो ये है भाई x की पावर -1 पे लिमिट। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1/x लिख सकते हैं, और लिमिट ऐसे लग सकती है, यही मैंने यहाँ पे किया है। अब इसमें क्या करना है, सीधा सीधा लिमिट का वैल्यू डालो और आंसर पाओ, के क्यू नॉट 1/r - 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर के क्यू नॉट 1/r - 0 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकल के आएगा के क्यू नॉट बाई आर। ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और असल में हम पढ़ के आए कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर के क्यू नॉट बाई आर। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं भाई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर के क्यू नॉट बाई आर। अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट
लेट आर इज टेंस टू इन्फिनिटी, यानी आर को बढ़ाते बढ़ाते अनंत तक कर दिया जाए तो भाई होगा क्या, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो अगेन यहां से एक सुंदर सा आंसर आएगा, आंसर को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, यू फाइनल बराबर के क्यू क्यू नॉट बाई आर, और असल में यही होती है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको इन जनरल वे में अपन लिख देते हैं यू बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय हमेशा अपने नोट्स में नोट डाउन करें इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय हमेशा साइन के साथ लिखी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर होने के कारण इसको हमेशा इसके साइन के साथ लिखा जाता है, यानी ऑलवेज पुट वैल्यू विद द साइन। इस चीज को अपने नोट्स में नोट डाउन करें और इस स्लाइड को कंप्लीट उतारें। चलिए भाई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला पॉइंट है ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज डिफाइंड। क्यों भाई, ऐसा क्यों, यानी हमेशा की हमेशा भाई सुन लीजिएगा, डेल्टा यू हमेशा डिफाइन होता है, केवल यू कभी भी डिफाइन नहीं होगा। कारण क्योंकि हमें किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा, तभी जाके हम चेंज निकाल पाएंगे। चेंज हमेशा डिफाइन किया जा सकता है, केवल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करी जा सकती। इफ वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट वन पॉइंट, देन वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी टू अदर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दैट जीरो रेफरेंस, यानी हम किसी के सापेक्ष एनर्जी को देख सकते हैं, पर्सनली हम किसी की भी एनर्जी नहीं देख सकते। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी सिस्टम यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं पता, निकाय के लिए, आवेशों के निकाय के लिए स्थिर, पता नहीं कितना कठिन नाम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आवेशों के निकाय के लिए निकाली जा सकती है और इसके लिए मिनिमम दो चार्ज की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई एक सिस्टम मिनिमम दो चार्ज से मिलकर ही बन सकता है, उससे कम से बात नहीं बनेगी। अब एक अच्छा सा दिमाग खोलने वाला सवाल, और अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बना बैठा है सवाल कुछ नहीं, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बना बैठा है, इसको अच्छे से समझें। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टूवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रॉन, यानी भाई एक इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लाया जा रहा है, then the electric potential energy of the system will be decrease, increase, remain same, I don't know। चौथा ऑप्शन है I don't know। तो भाई एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो दोनों के बीच में अनस्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब अनस्टेबिलिटी इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी भाई, इंक्रीज। क्योंकि हम एनर्जी को स्टेबिलिटी से डिनोट करते हैं एक प्रकार से। अगर कोई सिस्टम स्टेबल है इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, कम। अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल है इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब भाई इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है तो दोनों के बीच में अफरा तफरी मचेगी, क्योंकि सेम जेंडर तो कभी अट्रैक्शन ही नहीं करते। अब ये दोनों यदि पास आ रहे हैं तो दोनों के बीच में अफरा तफरी यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी द आंसर इज बी, इंक्रीज। बट इसको अब कॉन्सेप्ट के तौर पे लाओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो भाई स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहे हैं दोनों, तो अगेन भाई दोनों दूर जा रहे हैं, असल में इनको दूर होना भी होता है, क्यों, क्योंकि सेम जेंडर है, और इसका मतलब स्टेबिलिटी इस केस में भी क्या होगी भाई, इंक्रीज, और स्टेबिलिटी इंक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तीनों केस आपको मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे, और तीनों ही केस के कारण एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल IIT JEE नीट CUET NEST कोई भी एग्जाम, बड़ा एग्जाम इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ सकता है। तो भाई ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे एक बार नोट करें।
चलिए भाई, ये स्लाइड आपका नोट हो गया होगा। और भाई आज के लेक्चर को अपन रखेंगे इतना ही, क्योंकि थोड़ा गले में भी दिक्कत है, जुकाम और बदलता मौसम है। आप भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत पास हैं। 16 फरवरी को अपना फिजिक्स का एग्जाम है, जो कि बहुत शानदार जाना चाहिए, जिसके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ बहुत शानदार होगी तो आप शानदार तरीके से तैयारी कर पाओगे और शानदार तरीके से अपना रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। और रिजल्ट के लिए भाई मैटर नहीं करता कि आपने पूरी साल कितना पढ़ा, मैटर करेगा आप इस एक मंथ में कितना गेन कर जाओगे। जितना आप इस एक मंथ में कमा लोगे उसे कोई आपसे छीनने वाला नहीं है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको उतना करा दूंगा कि जो डूब रहा होगा उसको बाहर निकाल लाऊंगा, और जो बाहर निकला हुआ है उसको थोड़ा और ऊपर पहुंचा दूंगा। इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो अपनी तैयारी को कंसाइज करते हुए, चैप्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, अगर आप देखो तो पहले पार्ट को जब मैं डिटेल्ड लेक्चर में पढ़ाता हूं तो 12 से 13 लेक्चर लेता हूं, लेकिन अभी मैंने जब कंसाइज करके बनाया और छोड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ एक दो पॉइंट यदि छूट भी गए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई जितना करा रहा हूं सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट टू बोर्ड, गारंटी है, दावा है। और दावे के साथ कह रहा हूं पेपर से ओरिएंटेड सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो भाई जुड़े रहिए अपने चैनल साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।